अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले कि कैन वी लिव विदाउट एंजाइम्स? सो द आंसर इज़ नो, वी कांट लिव विदाउट एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बगैर नहीं रह सकते। वाई? हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं एंड उन केमिकल रिएक्शंस का होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन को लेते हैं जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट मॉलिक्यूल्स। ये थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें एक हमने केमिकल रिएक्शन लिया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसका ये एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, तो जिसमें ग्लूकोज से पायरूवेट बनते हैं। तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनने के अमल में, प्रोसेस में, हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। हेक्सोकाइनेस यूज़ हो रहा है, फास्फोग्लूकोस आइसोमरेज यूज़ हो रहा है, अल्डोलेस यूज़ हो रहा है, एनोलेस यूज़ हो रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन के एक स्टेप में इतने एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं जो इस केमिकल रिएक्शन के स्टेप को प्रोसेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस अगर हमारी बॉडी में होते हैं तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल है। और केमिकल रिएक्शंस को रन करने के लिए एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर एंजाइम्स ना होते तो केमिकल रिएक्शंस ना होते, और अगर केमिकल रिएक्शन ना होते तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल। द सम ऑफ हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी होती है, कैटाबॉलिज्म भी होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है इन रिएक्शंस में, कि इन रिएक्शन में स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं, एनर्जी यूज्ड होती है, एनर्जी स्टोर होती है। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस में लार्जर मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, और इन केमिकल रिएक्शंस का क्विकली होना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से जो प्रोडक्ट बनती है वो वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स के लिए यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनती है, ठीक है, अदर देन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लिपिड और अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से हम ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें ग्लाइकोजन बनती है, ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनती है। प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस है। तो इस तरह बहुत सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। अच्छा जी, अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो उस टाइम लेवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, क्रेब साइकिल, यूरिया साइकिल। तो इस तरह बहुत सारे हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है जी। तो इन रिएक्शंस का स्पीड से होना ज़रूरी है ताकि इनसे जो प्रोडक्ट बने वो हम लाइफ की सेल की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो द क्वेश्चन इज़ कि हाउ दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस सो क्विकली, कि ये जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस। एंड द आंसर इज़ इट इज़ ड्यू टू एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या हैं? वो केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है कि दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं एंड खुद ये कंज्यूम नहीं होते। तो सोचें
अगर एंजाइम्स ना होते तो क्या केमिकल रिएक्शंस होते? जी बिल्कुल, केमिकल रिएक्शंस होते, लेकिन एट वेरी स्लो स्पीड। और स्लो स्पीड से उनके होने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सिग्निफिकेंस अगर स्लो स्पीड पे होते तो जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है टाइम पे वो नहीं मिल पाता, जिसके लिए उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो इस तरह जो हमारे पास जो एंजाइम्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं और टाइम पे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो एंजाइम्स का जो टर्म है वो coined बाय फ्रेडरिच विल्हेम कोहन in 1878। Definition of enzyme is enzymes are the biocatalyst, means speed up the chemical reaction. All composed of proteins, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो 1980s में थॉमस सेच एंड सिडनी अर्टमान ने डिस्कवर किया कुछ मॉलिक्यूल्स राइबोन्यूक्लिक एसिड के, जो एज ए एंजाइम काम कर रहे थे। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो मोस्टली जो पहले हमें पता था कि जो एंजाइम्स हैं वो तकरीबन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन 1980s में हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला जो राइबोन्यूक्लिक एसिड था और वो एज ए एंजाइम काम कर रहा था। तो इसको हम राइबोजाइम कहते हैं। राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए। ऐसा एंजाइम जो आरएनए का बना हुआ हो उसको हम राइबोजाइम कहते हैं एंड इट इज़ फाउंड इन द राइबोसोम, और ये राइबोसोम में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेस। तो राइबोजाइम की जो एग्जाम्पल है वो है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेस। ये एक राइबोजाइम है और ये जो हमारे पास राइबोसोम में मौजूद होता है। एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन? तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है कि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को आपस में मिला के उनकी लॉन्ग चेन बनाई जाती है। अमाइनो एसिड के बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेस क्या करता है? अमाइनो एसिड को आपस में मिला के उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन करवाता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करवाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है। अगर ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, तो इसमें ये जो साइट है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट वो साइट होती है, वो प्लेस है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट कहाँ पे फिट होगा? ये सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट होगा। तो ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव साइट है और यहाँ पे इसका जो सबस्ट्रेट आके फिट हो रहा है। इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट फिट हो रहा है। तो एक्टिव साइट वो साइट है एंजाइम में, वो जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। और जो एक्टिव साइट की शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप के हिसाब से होती है। एक्टिव साइट में दो रीजन होते हैं। अगर हम एक्टिव साइट की बात करें, ये एक्टिव साइट है, इसमें दो रीजन होते हैं। ये जो रीजन है इसको हम बाइंडिंग रीजन या बाइंडिंग साइट कहते हैं और ये जो रीजन है इसको हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड होता है। तो बाइंडिंग साइट होल्ड सबस्ट्रेट इन प्लेस, फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड विथ द सबस्ट्रेट। एंड दूसरी जो हमारे पास है वो है कैटालाइटिक साइट। तो ये जो हमारे पास है ये कैटालाइटिक साइट है, जहाँ से वेयर रिएक्शन ऑकर्स, जहाँ से जो सबस्ट्रेट है वो ब्रोकन डाउन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे अटैच होगा तो यहाँ पे कैटालाइटिक साइट पे इसको यहाँ से ब्रोकन डाउन किया जाएगा, यहाँ से तोड़ा जाएगा। तो ये बाइंडिंग साइट है एंड ये जो है वो कैटालाइटिक साइट है। तो एक्टिव साइट को फर्दर हमने डिवाइड किया है टू साइट्स में। बाइंडिंग साइट, साइट हुज अमाइनो एसिड्स मेक टेम्पररी बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। तो ये बाइंडिंग साइट है,
यहाँ के अमीनो एसिड जो है वो सबस्ट्रेट से टेम्पररी बॉन्ड बनाएंगे। एंड कैटालिटिक साइट, साइट फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, ये जो साइट है इसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। और ये क्या करेगी कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसको ब्रोकन डाउन करेगी। ठीक है जी, थैंक्स।